हम काफी कॉकरोच टाइप लोग हैं। पैसा मतलब वो यूजर से पैसा चार्ज करने लग गए थे, ऑफिस में झाड़ू भी लगाते थे। मतलब इन दैट सेंस पेंडेमिक से पहले गवर्नमेंट ना हर रोज जाके ना टैक्स लॉ चेंज कर रही है। इंडिया में ना लोगों को टैक्स, ये फाइनेंस, इसका कंटेंट ही नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज है हमारे साथ में क्लियर टेक से अर्चित जी, और वो आपको बताएंगे बहुत कुछ जो कि आप बहुत बार क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं। तो चलिए उनसे उनके बारे में जानते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अर्चित है, अर्चित गुप्ता, फाउंडर एंड सीईओ एट क्लियर टैक्स। क्लियर टैक्स आप लोगों में से बहुत लोग शायद टैक्स फाइलिंग के लिए इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन एज द कंपनी हैज ग्रोन वी डू अ लॉट मोर। तो हम लोग टैक्स फाइलिंग करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, वेल्थ प्लानिंग और इन्वेस्टिंग। हमारा नया ऐप है ब्लैक फ्रॉम क्लियर टैक्स। इट इज लाइव ऑन द एंड्रॉइड ऐप स्टोर एंड द iOS प्ले स्टोर, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप 18 से 40 की उम्र में है, 18 to 40। लाइक द ऐप हेल्प्स यू मेक wealth creation and investing decisions. On the B2B side, we are actually, not many people know what do we do for businesses. We are the largest platform in India for businesses to do their invoicing, taxes, and like now B2B payments. So this is what we do. ग्रेट। तो ये बेसिकली आइडिया आपके पास कब से आया? Sahil, like I've been working on this idea off and on. Like हम लोगों ने 2011 में start किया, so it's almost been a decade. The idea came from like talking to my father, who's a chartered accountant and he has a practice. And so he and I were talking about it, and he was saying like how difficult this is, like taxes, tax filing, tax planning. And so we decided to like, okay, let's start solving this problem. So we started solving this for chartered accountants and consumers. So that's where it began. So consumers may we help individuals like you and me who are working somewhere or are freelancing or what have you, and chartered accountants can use this platform for their serving their clients. So that's how we got started. ठीक है। उस टाइम पे अकेले थे या फिर आपके साथ में कोई और भी था? हाँ, सो जर्नी स्टार्ट हुई हम लोग लाइक एक्चुअली मैं शुरू में अकेला था। मैं और मेरे फादर थे, एंड बट लाइक वेरी सून माय को-फाउंडर्स श्रीवत्सन चारी एंड अंकित सोलंकी, we met each other and we started the journey relatively early together only. So थोड़ा सा विंडो था जब मैंने पहला वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर लिखा। उस टाइम पे मैं अकेला था, बट वेरी सून आई मेट शिवत्सन एंड अंकित, एंड इट्स बीन अ हेल ऑफ अ राइड, अ ग्रेट राइड टुगेदर। तो सबके रोल क्या क्या है आप पे? हाँ, सो रोल्स रोल्स ओवरऑल इवॉल्व हुए हैं ओवर टाइम। सो पहले कैसे चालू हुआ कि सब लोग सब कुछ करते थे जैसे किसी टिपिकल स्टार्टअप में होता है। तो एंड एंड लाइक हम तीनों टेक्निकल हैं। सो अंकित कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है से हैं, प्रोग्रामर है। मैं भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हूँ, प्रोग्रामर हूँ। श्रीवत्सन डिजाइनर हैं, तो वो बिट्स पिलानी से थे, कंप्यूटर साइंस से हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग की जगह ना वो डिजाइन में चले गए, तो उससे बहुत अच्छा हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स थे। सो श्रीवत्सन ने काफी टाइम डिजाइन को लीड किया और बिजनेस को लीड किया इनफैक्ट, मतलब। और फिर मैं फाउंडर एंड सीईओ शुरू से हो गया, सीईओ वाला रोल प्ले कर रहा था। तो लेकिन मैं प्रोग्रामिंग करता था शुरू में, ऐप जो वेबसाइट वगैरह शुरू में मैंने बनाई, फिर मैंने और अंकित ने बनाया। फिर एज वी हायर्ड मोर पीपल, दैट दोस रोल्स चेंज। सो रोल्स काफी इवॉल्व हुए। पहले सब कुछ करना पड़ता था, बूटस्ट्रैप थे हम 4 साल। कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फंडिंग नहीं थी उस टाइम पे। एनवायरनमेंट इंडिया में इतनी फंडिंग नहीं होती थी। सो फिनटेक कुछ वर्ड नहीं होता था, फिनटेक नया वर्ड है, तो हम लोग फिनटेक कर रहे थे, हमें पता भी था कि हम फिनटेक कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद लाइक द एज द रोल्स हैव इवॉल्वड, लाइक नाउ श्रीवत्सन लुक्स आफ्टर डिजाइन प्रोडक्ट्स, अंकित इज इन्वॉल्वड इन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, एंड आई एम इन्वॉल्वड इन रनिंग द बिजनेस। ठीक है। तो 2011 में आपके दिमाग में जब आइडिया आया तो कितना टाइम लग गया था इसको एमवीपी को लाइव करते वक्त? 8 महीने लगे। अकेले आप ही कर रहे थे उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे मैं और मतलब एक दो इंटर्नशिप मैंने ऑफर कर दी थी, कुछ लोग हेल्प कर रहे थे, उस टाइप से ही था, अकेले ही था मतलब। तो 8 महीने लगे एमवीपी को लाइव जाने में। टेक्नोलॉजी क्या थी उस टाइम पे? टेक्नोलॉजी उस टाइम पे जैसे क्या था कि मैं सी प्रोग्रामर था, तो सी लैंग्वेज होती है जो सिस्टम्स में लोग यूज करते हैं, तो मेरे को सी आती थी। तो अब मुझे वेब वेब पहली बार बनाना था कि वेब पे कुछ बनेगा। तो उस टाइम पे रूबी ऑन रेल्स मैंने पहले सीखा। तो क्योंकि रूबी ऑन रेल्स में मुझे समझ में आया कि वेब पे कुछ भी बनाना बहुत आसान होता है। फिर मेरे को समझ में आया कि एक माइक्रोसॉफ्ट फ्लेवर है रूबी ऑन रेल्स का, जिसको एमवीसी बोलते हैं। सो वो सी शार्प में मैंने वो एमवीसी लिखा तो पहली बार। तो सी शार्प था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट वो रूबी ऑन रेल्स की तरह, वो मेरे को रूबी ऑन रेल्स समझ में आ गया था कि बहुत ईजी है। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि हमारा जो यूज केस है उसमें बहुत सारे
लोग साइमल्टेनियसली सर्वर यूज करेंगे हमारा, क्योंकि टैक्स फाइलिंग में लास्ट मिनट में आते हैं लोग। तो फिर मुझे समझ में आया कि लास्ट मिनट में अगर सब लोग आएंगे तो मुझे बहुत सारे सर्वर चाहिए होंगे रूबी ऑन रेल्स में, तो मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बूटस्ट्रैप था। तो इसलिए मैंने सी शार्प में लिखा, क्योंकि वहां पे मैं मल्टी थ्रेडिंग कर सकता था कि बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ चला दो तो बहुत सारे यूजर सर्विस हो जाएंगे। तो ये रीजन था कि मैंने सी शार्प यूज किया। ठीक है, तो इनिशियल क्लाइंट्स पापा के थ्रू ही आ रहे थे? नहीं नहीं, इनिशियल क्लाइंट्स इंटरनेट के थ्रू आए। पापा वाले तो एक्चुअली बहुत फनी स्टोरी है कि पापा वाले जो जो जानकार थे उन्होंने यूज नहीं किया सॉफ्टवेयर। उनको लग रहा था कि ये डेटा यूज करके पापा को दे देगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं है ऐसे। वो इतना ट्रस्ट इशू नहीं होता वो, क्योंकि सीए कम्युनिटी में ना ट्रस्ट बहुत हाई होता है। वो ना सब फाइनेंशियल डेटा वो फाइनेंशियल डेटा में हैंडल करते हैं। सीएस में आपस में बहुत ट्रस्ट होता है, एक दूसरे को काफी ट्रस्ट करते हैं, तो वो सब नहीं होता। तो क्या होता था कि उनको ये लगता था कि ये कोई इन्होंने बनाया है ये सॉफ्टवेयर, अब इसकी मैच्योरिटी और ये सब, क्योंकि उन्हीं के सामने वो पापा बात करते थे कि वो बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो ना मेरे को क्या रियलाइज हुआ कि जो जो स्ट्रेंजर होते हैं ना इंटरनेट पे, वो ट्रस्ट जल्दी करते हैं, जबकि जो आपको जानते हैं ना बहुत ज्यादा, वो आपको कम ट्रस्ट करते हैं। तो मुझे फिर लगता है कि इंटरनेट पे ना बना के इंटरनेट पे डालना चाहिए, जिसको जरूरत होती है ना ज्यादा वही आता है आपके पास शुरू में। तो हमारे पास ना स्ट्रेंजर्स आए जिन्होंने कभी टैक्स फाइलिंग खुद से करने में बहुत स्ट्रगल करी है ना, वो आए हमारे पास पहले। कैसे तो रीच कर रहे थे? कुछ नहीं, मतलब बस थोड़ा बहुत ईमेल करे लोगों को जो जानते थे, कंपनियों में लोगों को बोला कि यार एक बार ट्राई कर लो, टैक्स फाइलिंग में मुश्किल होता है, तुम ट्राई कर लो। तो लोग आपस में एक दूसरे को बोलते थे। तो हमने मार्केटिंग में आज तक कुछ पैसे नहीं खर्च करे क्लियर टैक्स में, मतलब कुछ भी नहीं खर्चा किया। तो कोई कोई ब्रांड ऐड नहीं देखा होगा आपने, कुछ नहीं, बस मिलियंस ऑफ यूजर्स एक दूसरे को बताते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से आ जाते हैं। बाकी मेरे को आपकी कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छी लगती है, आगे हम बात करेंगे उस बारे में। मेरे को आपकी कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छी लगती है, इनाउंस ही कर उसमें रहे हमने हो। बहुत अच्छा काम किया है। आप पूछना हाँ, मैं उस सवाल। बारे में आपसे पूछूंगा। तो जब आपने शुरू किया उस टाइम पे आपको इसकी फाइनेंस के बारे में कुछ नॉलेज थी कि टैक्स कैसे फाइल करते हैं, कैसे नहीं करते? तो मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि आपको तो कोड करना आता था, चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो, पर पीछे का लॉजिक कहाँ से आ रहा था? तो वो एकदम घंटा था मैं, टैक्सेस फाइनेंसेस ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो ये नहीं पता था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईएलएसएस क्या होता है अभी, मतलब कुछ भी नहीं पता था। मतलब मैंने कभी आ, मतलब बस टैक्स भरा ही था यूएस में। मैं जब जॉब करता था ना, इंडिया आया था, मेरी बैक हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी, उससे आपको कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो मैं इंजीनियर हूँ, कई लोगों को लगता है मैं सीए हूँ, क्योंकि मैं टैक्स पे इतनी खुल के अभी बात करता हूँ, तो लोगों को लगता है पता नहीं ये सीए आ गए कोई। तो मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आईआईटी गुवाहाटी में मैंने कंप्यूटर साइंस किया। फिर उसके बाद मैं यूएस में पीएचडी प्रोग्राम में था कंप्यूटर साइंस के। तो हम सिस्टम्स बनाया करते थे स्केल पे, कि ना मतलब कैसे बहुत सारे यूजर जब साइमल्टेनियसली आते हैं तो कैसे फास्ट राउटर्स चले, फास्ट ये सब चले, जो आपके राउटर होता है वो फास्ट कैसे चले इंटरनेट पे। तो ये सब सॉल्व करते थे पीएचडी प्रोग्राम में। तो मैं बोर हो गया वहां पे पेपर लिखते लिखते, मतलब वो टेक्नोलॉजी में ना पेपर लिखवाते हैं आपको जब आप ना पीएचडी प्रोग्राम में होते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर मैंने ड्रॉप आउट किया पीएचडी प्रोग्राम से और सिलिकॉन वैली चला गया, कैलिफोर्निया में। तो वहां पे मुझे लगा स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे यार, स्टार्टअप समझना है कैसे चलता है क्या है। और पॉल ग्राहम के ऐसे पढ़ते थे तो उसमें ये समझ में आता था कि स्टार्टअप चला सकते हो। तो फिर वहां से चालू हुआ, तो फिर पहुंच गया सिलिकॉन वैली। एक जिस 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 टेक्नोलॉजी पे मैं काम कर रहा था ग्रेड स्कूल में, उसी का स्टार्टअप था एक। तो मुझे लगा ये बहुत सही चीज है कि ना जो मैं सॉल्व कर रहा था इन्होंने इसका स्टार्टअप बना रखा है, तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। वो स्टार्टअप भी बहुत इंटरेस्टिंग था, उसका नाम था डेटा डोमेन। वो ना उसका फाउंडर था एक प्रिंसटन का प्रोफेसर काइली। तो मेरे को लगा कि यार ये तो अपने जैसे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे ना वहाँ पे सारे लोग को पीएचडी ड्रॉप आउट या पीएचडी वाले लोग थे, प्रिंसटन से एमआईटी से, जिन जिन स्कूल से हम लोग आते थे। तो लगा ये अच्छा है, तो सीखने को मिला मुझे बहुत सारा कि अच्छा स्टार्टअप कैसे बनता है। कंपनी पब्लिक गई, फिर कंपनी अक्वायर भी हो गई। तो उस वो जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिल गया, क्योंकि ना क्या होता था कि स्टार्टअप इतना छोटा होता है कि तुम ना जाके सेल्स वाले के साथ बैठ जाओ, मार्केटिंग वाले के साथ जाके बैठ जाओ, तो तुम्हें सब हेल्प कर देते हैं कि ना अच्छा ऐसे करते हैं सेल्स, ऐसे करते हैं मार्केटिंग, इनसाइड सेल्स क्या होता है, ये क्या होता है। तो बहुत सारी ना चीजें समझ में आने लगी, अच्छा ये तो ऐसे होता है। तो जब मैं छोड़ने लगा, मेरी पापा से बात हो रही थी ऐसी कि एक बार मैं इंडिया आया हुआ था समर में, तो फिर उन्होंने कहा ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगा ठीक है कुछ ट्राई करना है, स्टार्टअप करते हैं अपना, ट्राई ट्राई इंडिया में करते हैं। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था कि बे एरिया में ट्राई करूं कि इंडिया में करूं, तो उसका डिसीजन ले लिया उस टाइम पे। वो डिसीजन सही हो गया, मतलब तो फिर इंडिया आ गए। तो मेरे बॉस ने भी कहा कि मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, जो मेरा वहां पे बॉस था। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने उसको बोला भाई मैं तो कंपनी कभी बनाई नहीं है, कुछ नहीं किया, तू मेरे पे कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को तू एज अर्चित पसंद है तो मैं तुम्हारे में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन हमने पैसे नहीं लिए, क्योंकि मुझे लगा यार मैं उसके पैसे डुबा दूंगा। तो मैंने पैसे ही नहीं लिए, मैंने 4 साल बूटस्ट्रैप ही करता रहा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसके पैसे डुबा दूंगा। तो फिर दैट वाज द फन पार्ट ऑफ द जर्नी। तो वहां पे कितना टाइम आपने जॉब करी थी? मैंने 2.5 साल जॉब करी। अच्छा, 2.5 साल में उन्होंने आईपीओ निकाल के बेच भी दी कंपनी? वो आईपीओ के पास आ गए थे जब मैंने ज्वाइन किया।
अच्छा, ओके। तो वो उनकी कंपनी सीरीज ए या सीरीज बी हुआ था, उसके बाद उन्होंने बहुत तेजी से आईपीओ गए वो। तो उसके उसके जो सीईओ है ना वो फ्रैंक स्लूटमैन है। तो वो डेटा डोमेन के बाद वो सर्विस नाउ का सीईओ बना, उसको पब्लिक लेके गया, फिर वो स्नोफ्लेक को भी पब्लिक लेके गए हैं। वो एकदम पब्लिक मार्केट ले जाने में स्पेशलिस्ट है एकदम। तो अभी आपके साथ है वो? नहीं, फ्रैंक स्लूटमैन तो वहाँ पे बेरिया बेस्ड है, वो तो बहुत सीनियर आदमी है। नहीं, उन्होंने आप पे इन्वेस्ट किया अभी? नहीं नहीं, उनको वो मेरे को इतने अच्छे से जानते थे। मेरा बॉस मुझे जानता था, पर वो कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो इतने लोग नहीं जानते। ठीक है। तो अगर आप अपनी जर्नी बताओ, पहले साल क्या हो रहा था, दूसरे साल फिर क्या हुआ, तीसरे साल क्या हुआ? हाँ, सो पहले साल तो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो इसमें सीजनैलिटी बहुत है। तो पहले साल प्रोडक्ट लॉन्च किया तो लोगों ने यूज किया। तो उस टाइम पे हम मतलब मैं सर्टन नहीं था कि एक कंपनी बनेगी कि प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कुछ और ट्राई करना है, कुछ कुछ आइडियाज माइंड में थे। तो शुरू में अकेला भी था, को फाउंडर्स भी नहीं थे। तो फिर मतलब उस डिलेमा में रहते थे कि ना, मैं डिलेमा में था क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसके बाद लाइक फिर स्लोली अगले साल बहुत यूजर आए, फिर हर साल ग्रो हो जाती थी कंपनी 4-5 गुना। तो फिर ये लगा कि ये तो कुछ हम ठीक कर रहे हैं, तो इसी के अंदर डबल डाउन करते हैं। और बीच में हमने कुछ कुछ आइडियाज भी एक्सप्लोर किए कि ये कर लें या वो कर लें, क्योंकि उस टाइम पे ये तो समझ में आता नहीं था कि फंडिंग वंडिंग कुछ होती है। हमें लगा था कि अब कंपनी तो बनानी पड़ेगी खुद से। तो फिर पैसा कहाँ से आए, रेवेन्यू कहाँ से आए। फिर ये स्ट्रगल थी कि इंडिया में यूजर्स बहुत ज्यादा पे नहीं कर रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि इंटरनेशनल जाएं, क्या करें। फिर ये स्ट्राइक हुआ कि वाईसी चले जाते हैं। तो वाईसी वॉज द वाई कॉम्बिनेटर में उन्होंने कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करे नहीं थे। उन्होंने कोई इंडिया में कुछ नहीं किया था। वी आर द फर्स्ट कंपनी जो वाई कॉम्बिनेटर ने इन्वेस्ट किया है आज तक इंडिया में। तो हमें ये समझ में आया कि मेरे को क्या दिखा कि उन्होंने ना एक बैच पहले कोई ब्राजीलियन कंपनी में पहली बार इन्वेस्टमेंट डाला था। तो मुझे लगा कि ना इनको इंटरनेशनल में ना कुछ इंटरेस्ट होगा। तब मैंने वाईसी में एप्लीकेशन डाला, उन्होंने वो किया। उस टाइम तो इतना इतना वो होता था कि जो जाने के लिए जो पैसा चाहिए होता था ना फ्लाइट, वो सिर्फ $200-300 देते थे फ्लाइट के। इंडिया से आने जाने की फ्लाइट तो बहुत महंगी होती थी, तो हमारे को तो इतना पैसा खर्च हुआ हम तीनों फाउंडर्स को जाने में। हमें बड़ी घबराहट थी, रिजेक्ट हो गए तो पता नहीं क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे उतने सारे। तो बड़ी मतलब वो अलग दिन थे जब पैसे नहीं होते थे, मतलब बिल्कुल भी। तो इनिशियल फंड्स कैसे आ रहे थे? अगर इनिशियल पहले 8 महीने आप और इंटर्न्स साथ में काम कर रहे थे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो इनिशियल जो पैसा है आपने अपनी सेविंग लगाई? हाँ हाँ, मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी जो जो एरिया में थोड़ी सी बन गई थी, क्योंकि कंपनी जब पब्लिक गई थी मेरे पास बहुत कम स्टॉक था। बट वो स्टॉक भी वैल्यूएबल हो गया था, तो मतलब मेरे को रियलाइज नहीं होता स्टॉक की वैल्यू क्या होती है उस टाइम पे। तो कम तो फिर थोड़ा बहुत स्टॉक था वो बेच दिया उससे तो आपको वहां पे तो। सैलरी मिलती थी या स्टॉक भी मिलता है साथ में? हाँ, सैलरी और ईसॉप थोड़ा सा देते थे वो लोग। तो सैलरी तो मतलब वो होता था कि मतलब जो सैलरी में सेविंग्स हुई वो भी खर्च थी, और जो ईसॉप में थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो भी थोड़ा बहुत खर्च दिया। तो उससे मतलब शुरू का काम चालू हो गया, सर्वर्स का कॉस्ट निकल गया। फिर ऑल इन उसके थे बाद स्टार्टिंग में या फिर हाँ, कुछ थोड़ा सा डाला था? ऑल इन थे मतलब जितनी सेविंग है सब डाल देनी है? भाई थोड़ी सी तो सेविंग्स होती है, ऑल इन नहीं हो जाते। मतलब उतनी उतनी सेविंग्स का क्या करोगे, मतलब वो इतनी थोड़ी सी तो सेविंग्स होती है। तो ऐसे कोई बहुत बहुत मतलब बहुत सेविंग्स थोड़ी ना हो जाती है इस जॉब में। तो जितनी थी वो खर्च मतलब धीरे धीरे खर्च हो रही थी, मतलब विच वाज फाइन थोड़ा बहुत। फिर क्या था कि हम काफी कॉकरोच टाइप लोग हैं, पैसा मतलब वो यूजर से पैसा चार्ज करने लग गए थे। मतलब कि भैया थोड़ा बहुत 250-300 रुपए पर यूजर लास्ट डेट पे। तो हमने उसमें भी बहुत इनोवेशन किया कि हमने कहा कि टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन आती है, राइट। तो क्या होता है कि लोग ना लास्ट में एकदम जागते हैं, राइट, फाइल करने के लिए एकदम लास्ट में जागते हैं, राइट। मतलब वैसे सोते रहेंगे एकदम। जो प्रॉपर लोग होते हैं ना वो अर्ली फाइल करते हैं, वो ना अपना तैयार रहते हैं, कागज वागज पेपर एकदम समझ के। वो होते हैं पावर यूजर, बढ़िया यूजर होते हैं, वो एकदम ढंग से करते हैं। और लास्ट में होते हैं मेरे जैसे लोग जो सो के उठते हैं और एकदम अभी भैया फाइल करो किसी भी तरह। तो हमने क्या किया कि हमने उसमें ना एक स्कीम निकाली। हमने मॉडल किया कि अगर हम हर यूजर से चार्ज करेंगे ना तो ग्रोथ नहीं आएगी। बहुत सारी लोग ना पैसा देने से मतलब इंटरनेट पे कतराते हैं 2012 में। तो हमने सोचा कि क्या करते हैं कि सिर्फ लास्ट के 3 दिन पैसा लेंगे। सो हमने ना ये हैक निकाला कि ना सिर्फ लास्ट के 3 दिन पैसा लेंगे। तो ग्रोथ आती थी ऐसे करके एकदम रॉकेट शिप की तरह। फिर लास्ट के 3 दिन में ना जो लोगों को मतलब हम पहले से ईमेल भेजने चालू कर देते थे कि लास्ट के 3 दिन हम पैसा लेंगे, लास्ट के 3 दिन हम पैसा लेंगे। तो लास्ट के 3 दिन हम पैसा लेते थे। तो इससे हमारा ना मतलब सर्वर कॉस्ट पे हो जाती है। ठीक है, तो क्या रह रहा था उस टाइम पे अगर हम सर्वर कॉस्ट की बात करके चले तो? हाँ, 15-20 लाख रुपए आती होगी। मंथली या एनुअल? नहीं, साल की। साल के? और कितने यूजर्स होते थे आपके पास मंथली अगर बात उस टाइम पे लैक्स में यूजर आ जाते करें? ओके, तो उस टाइम पे खाली इनवॉइसिंग का काम कर रहे थे, टैक्स फाइलिंग थे। का? टैक्स फाइलिंग। तो ये तो सीजनल काम हो गया। हाँ, सीजन काम। फिर बाकी के टाइम क्या होता था? बाकी के टाइम जैसे शुरू में हमने काफी प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर किए कि ना सीएस के लिए बना दें, वहां पे रेवेन्यू नहीं आया, वो प्रोडक्ट मतलब उतनी स्केल नहीं किया।
फिर हमने एक्सप्लोर किया कि पहले एक्चुअली एक और चीज यू हैव टू रिमेम्बर कि हम सिर्फ 3 लोग थे, मतलब हम बूटस्ट्रैप। आपके को फाउंडर किस टाइम पे ज्वाइन किए थे आपको? वो आ गए थे 2011 के एंड में आ गए थे। अच्छा ठीक है, मतलब प्रोडक्ट उस टाइम ऑलमोस्ट डेवलप होने वाला था। प्रोडक्ट तो लॉन्च हो गया था, अच्छा पहला लॉन्च। वर्जन निकाल दिया था। फिर उन्होंने आके मतलब पहले वर्जन को पकड़ा और मेरे साथ और उसको आगे लेके गए। तो लेकिन मतलब वही होता था कि सिर्फ 3 लोग हैं, तो 3 लोगों को सब कुछ करना पड़ता था। तो कंटेंट लिखते थे बहुत पहले तो बैठ के बहुत सारा, कि फॉर्म 16 क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो हमने एसईओ वगैरह, जो कंटेंट वाले क्वेश्चन पे आप आने वाले हो बाद में बताऊंगा, लेकिन हमने ना कभी उसके लिए नहीं किया कि हमने कंटेंट स्ट्रेटजी सोच के नहीं करते थे। हम ये बोलते थे यार ये तो किसी को समझ ही नहीं आता, तो हम इसको लिखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि हम इंटरनेट पे जाते थे, सर्च करते थे, कुछ होता ही नहीं था इंटरनेट पे। तो हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लिखते थे बैठ के। तो हम लोग सब कुछ काम करते थे, सारा काम, मतलब कोड लिखते थे, सर्वर चलाते थे, मतलब ऑफिस में झाड़ू भी लगाते थे, मतलब इन दैट सेंस। और फिर उसके बाद ये कंटेंट कंटेंट भी करते थे, यूजर ग्रोथ के लिए रिलेशनशिप्स बनाते थे एंटरप्राइजेस के साथ, कि उनके एम्प्लॉयज को वो प्रोग्राम्स रन करे। लेकिन हमें मतलब मोनेटाइजेशन के बारे में इतनी क्लैरिटी थी नहीं पहले 2-3 साल, कि कैसे पैसा आएगा, क्या बिजनेस मॉडल ब्रेक इवन बनेगा। पे थे स्टार्टिंग में? ब्रेक इवन ये होता था कि भाई मतलब बहुत ही फ्रूगल जीते थे, बहुत ही हम्बल लाइफ थी, उसके लिए ब्रेक इवन हो जाता था। मतलब मेरे पास सेविंग्स थी यूएस से, मैं पेरेंट्स के पास रहता था, तो कोई ऐसे खर्चे इतने नहीं थे, मतलब। सैलरी लेकिन निकाल रहे थे? नहीं नहीं, ये सैलरी तो बिल्कुल निकाल रहे थे, खर्चे निकाल रहे थे, मतलब खर्चे हुए भी बिल्कुल लिविंग एक्सपेंसेस। तो अब हाँ मतलब काफी टफ था। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अगर कोई सोचता है कि ये कंप्यूटर साइंस के होके इनको इतना सारी नॉलेज कैसे है, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए पीछे लॉजिक क्या है, तभी आप उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हो। इसलिए इनको ये सब कुछ पता है, टैक्स के बारे में जो भी हम चीज बात करते हैं। जितना हमको नहीं पता, मतलब सीए को एक एक स्टेप पता है कि ये चीज ये करनी है, ये करनी है, पर इनको उसके पीछे लॉजिक पता है ये चीज क्यों होगी, क्योंकि कल को कुछ नया अपडेट आया तो इनको वो चीज चेंज करनी है। सीए को तो बस पता है यहाँ पे ये चीज भर देनी है, या किसी भी बंदे को पता है यहाँ पे ये चीज भर देनी है, इनको उसके पीछे लॉजिक भी जानना है। हमें तो पूरा टैक्स लॉ आता है, हमें तो पूरा मतलब पूरा एक एक लाइन लॉजिक का आता है। मतलब हमारे पास तो अब कंपनी में कम से कम 30 सीएज हैं जो नॉलेज फंक्शन में काम करते हैं, जो प्रोडक्ट के साथ एम्बेडेड होते हैं। तो वो मतलब वो, और जो प्रोडक्ट मैनेजर और इंजीनियर्स को पूरा लॉजिक समझना पड़ता है, कि पूरा देश का टैक्स कैसे चलता है, पूरे देश की इन्वॉइसिंग कैसे चलती है, पूरे देश में ये कैसे चलता है, मतलब पूरा उनको पूरा कंट्री का लॉ समझ में आता है। कई बार स्टेट स्पेसिफिक थिंग्स भी होती हैं, कई बार टाइमलाइन स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं, ज्यूरिसडिक्शन होती है, तो ये सारा समझ में आता है। बहुत ही डीप टेक्नोलॉजी है, तो यही कह रहा हूँ ना, इसके लिए आपको सब कुछ समझना जरूरी है। और कोई compete ही नहीं कर पाता हमसे। मतलब वो भी एक चीज बता देता हूँ, क्लियर टैक्स से मतलब हम अकेले, हम सबसे बड़े, और हमारे पीछे कोई नहीं है। मतलब गवर्नमेंट के सिस्टम है बहुत ही, मतलब आपको पता ही है कैसे चलते हैं। तो उसके बाद हमारे सिस्टम्स हैं, और मतलब हम लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है। वो तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंडिया में टैक्स पेयर कम है। अभी इंडिया का प्रॉस्पेरिटी बढ़े तो हमारा बहुत तेजी से यूजर बेस बढ़े। ठीक है, उसके बाद सीजनल चीज को कैसे आपने ओवरकम किया? यार वो देखो, सीजनल चीज तो बहुत ही पेनफुल थी, लाइक वेरी ट्रांसपेरेंटली, मतलब क्योंकि यूएस में जो सीजनल प्रोडक्ट है टर्बोटैक्स, वहां पे ना ये कंपनी है यूएस में टर्बोटैक्स, वो $4 बिलियन कमाते हैं हर सीजन में। तो वो तो बहुत पैसे कमाते हैं। क्योंकि तो वहां टैक्स फाइल इंडिया में करते हैं मतलब, लोग। हाँ क्योंकि वो उधर पॉपुलेशन ज्यादा फाइल करती है इंडिया से, और रिचर है, तो वो इसलिए ज्यादा टैक्सेस देते हैं। तो उसमें क्या था कि वो तो वहां पे सीजनल ठीक चल जाता है, और सीजनल प्रोडक्ट्स बहुत सारे ठीक चलते हैं। सो सीजनल प्रोडक्ट्स खराब नहीं है भाई, क्योंकि आप ऑफ सीजन में यू कैन इंप्रूव योर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट हैव यू। जैसे अगर आप कॉमर्स भी स्टडी करेंगे ना, तो जनरली ई कॉमर्स भी ना, जैसे यूएस में आप देखें, थैंक्स गिविंग टू क्रिसमस में 60-70% बाइंग होती है, बाकी टाइम बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि मतलब लोग उस टाइम पे खरीदते हैं। अब बिग बिलियन डे में ये बिहेवियर्स इंडिया में लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। सो दिवाली के टाइम फॉर एग्जाम्पल, राइट, इंडिया तो 40% दिवाली के टाइम खरीदता है सामान, क्योंकि बोनस आते हैं, ये होता है, वो होता है। तो सीजनैलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज द रेवेन्यू मॉडल मोनेटाइजेशन में। हमें क्या हुआ कि इंडियन कंज्यूमर से हमें वो नहीं समझ आया कि हम टैक्सेस के लिए कैसे बहुत सारा पैसा निकालें। तो वो नहीं हो पाया। तो देन वी हैड टू go in two directions. One was wealth creation, wealth investments and wealth creation वाला, एंड द अदर वो पोटेंशियल डायरेक्शन। तो 2 डायरेक्शन थे हमारे सामने, तो हमने चूज करना था। हमने जब फंडिंग रेज करी, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे सामने आए। उसके बाद क्वेश्चन आया कि बिजनेसेस के जो प्लेटफॉर्म बने, तो वहां पे सीजनैलिटी नहीं है। बिजनेसेस हैव टू डू एवरीथिंग एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक। सो देन वी स्टार्टेड टू बिल्ड SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर बिजनेसेस। तो हमने चॉइस लिया कि ना पहले बिजनेसेस वाला बनाएंगे कंज्यूमर से पहले, क्योंकि बिजनेसेस वाले में ना हमें दिखा कि अगेन ये रेस में ना हम जीत जाएंगे, और स्केल आ जाएगा, और रेवेन्यू भी बहुत है।
और यूजेज भी हर हर महीने हो रहा है। सो फिर हमने बिजनेसेस के लिए पहले टैक्स प्लेटफॉर्म बनाया, फिर इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, ई वे बिल्स, जो कंट्री में ट्रक्स चलते हैं उस टाइम पे ये सब चाहिए होता है। तो इस टाइप से स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है फॉर लार्ज बिजनेसेस, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में, वो हमें यूज करती हैं। एक्चुअली 1 मिलियन बिजनेसेस यूज करते हैं हमें सीएस के थ्रू डायरेक्टली, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड उसमें से बहुत सारे लार्ज एंटरप्राइज, लार्ज बिजनेसेस भी और हैं। प्राइसिंग प्लान कैसे होता है? प्राइसिंग प्लान ऐसे होता है कि जो सीएस के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो तो बहुत अफोर्डेबल रखते हैं हम लोग, 7,500 रुपए में वो आता है। सो आप उसमें वो अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर लेते हैं, तो उसमें वो अपना जीएसटी, इनकम टैक्सेस, टीडीएस, ये सब कुछ अनलिमिटेड कर यूजर्स। सकते हैं। हाँ, अनलिमिटेड। और जो जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जो लार्ज कंपनीज होती है ना, जैसे अगर मैरिको हो गया या डाबर हो गया या इस टाइप से, उनको हम चार्ज करते हैं 5 से 6 लाख रुपए साल का। सो तो उससे वो एक्चुअली वो ज्यादा रेवेन्यू देता है हमें देन द सीएस। बट सीएस में फिर यूजेज फैलता रहता है, फैलता रहता है। अभी अभी इंडिया के 60,000 सीए फर्म्स हमें यूज करते होंगे, तो 25% इंडिया के जितने भी सीएस टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। एंड एंटरप्राइज में धीरे धीरे हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि ऑलमोस्ट इंडिया का जो भी एंटरप्राइज होगा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इस साल आपने वेल्थ का रास्ता ले लिया था। हाँ, सो हमने व्हाट डिड वी डू, लाइक इन इन्वेस्टिंग, राइट, व्हाट वी डिस्कवर्ड इज दिस ईयर, लास्ट ईयर, वी वर, एज द पेंडेमिक हिट, राइट, वी गॉट ब्रीदिंग रूम एज अ कंपनी, बिकॉज अर्लियर क्या हो रहा था कि पेंडेमिक से पहले गवर्नमेंट ना हर रोज जाके ना टैक्स लॉ चेंज कर रही थी। उनको ना बिल्कुल शौक शौक आ रखा था, मतलब एकदम शौकिया ना, हर रोज ना ये चेंज करो, वो चेंज करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो। उससे क्या होता था कि हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हमें रोज जाके टैक्स का लॉ चेंज हुआ तो कोड चेंज करो, कोड चेंज करो, तो मतलब सारे इंजीनियर उसमें लग गए। तो हमारे लिए तो बहुत ही वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट होने लग गया कि ना क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपने बेचा, तो उसके बाद अपडेट सारे कॉस्ट हमारा, तो हमारे सारे इंजीनियर उसी में लग जाते थे, नया डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, मतलब। तो फिर जब पेंडेमिक आया तो गवर्नमेंट ने भी रोका अपने आप को, और ना मतलब फोकस किया इकोनॉमी पे, पेंडेमिक में पीपल पे। फाइनेंस मिनिस्ट्री बिजी हो गई उसमें, और टैक्सेस से खिलवाड़ बंद हुआ। तो उसके चक्कर में हमारे इंजीनियर्स को टाइम मिला, हम खाली हुए। तो हमने रियलाइज किया कि जैसे पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी फैमिलीज इंपैक्टेड है। क्या होने लगा कि लोगों के जॉब्स ले ऑफ्स होने लगे, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने लगी। हमारे पास तो रियल डेटा आता है पूरी इकोनॉमी का। तो हमने देखा कि लोग एम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और अडॉप्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नीचे जा रहा है, इनकम उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही इंडिया में जो पहले ग्रो कर रही थी। तो हमें रियलाइज हुआ कि फिर हमें ना वेल्थ में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग क्या करने लग गए कि मतलब कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वगैरह पे लोग मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक एलिमेंट है, बट द अदर एस्पेक्ट ऑफ वेल्थ के अंदर लॉन्ग टर्म, 10 ईयर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के प्लेटफॉर्म्स नहीं दिखे मुझे इंडिया में। तो देन आई रियलाइज कि ना ये वाइट स्पेस ना हमें क्लोज करनी पड़ेगी विद ब्लैक। दैट इज व्हाट वी डिड। ब्लैक इज लाइक आवर ऑफरिंग फ्रॉम क्लियरटैक्स। इट इज अ फैंटास्टिक ऑफरिंग बिकॉज इट स्टार्ट्स विद लाइक कि आपकी अगर थोड़ी भी इनकम आ रही है ना, आप कैसे इन्वेस्ट करके आगे बढ़े। आपकी ज्यादा इनकम आ रही है तो इट हैज प्लान्स फॉर पीपल हु मेक मोर देन 1 लाख रुपीज, मोर देन 4 लाख रुपीज एआई बेस्ड है, कैसा है? रिकमेंडेशन इंजन है, क्योंकि आपकी ना अगर इनकम डेटा, एज डेटा, अगर डिपेंडेंट्स डेटा, अगर टैक्सेस की वजह से हमारे पास है तो वो अपने आप ही बना देता है रिकमेंडेशन, नहीं है तो वो पूछ लेता है। एंड देन लाइक द सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी हैज अ रिकमेंडेशन इंजन, एंड इट स्टार्ट्स टू फिगर आउट कि ना क्या करना चाहिए, आपको क्या बताना चाहिए। एंड वो बेंचमार्क भी कर देता है, दूसरे लोग ये कर रहे हैं, आप ये अच्छा नहीं कर रहे, आप दूसरों से बेटर भी कर। सो आप उस टाइप से ना इवॉल्व कर रहे हैं। आर मिशन देयर इज, यार बहुत सिंपल मिशन है। इंडियंस का वेल्थ क्रिएशन अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल होता रहेगा। बट हम लोग इंडियंस ना क्या करते हैं, सेविंग्स में बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टिंग से घबराते हैं। रिस्क, हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स तो रिस्की है, लेकिन सेविंग अकाउंट में या एफडी में पैसे डालने से कोई अमीर नहीं हुआ है, किसी की भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, किसी की भी वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है। सो वी आर हेल्पिंग इन दैट जर्नी, एंड वी आर वेरी पैशनेट कि ना उसको भी ठीक करना है। एंड जैसे हमने टैक्सेस में किया ना, बहुत डीप काम किया, वैसे ही वेल्थ में कर रहे हैं, बहुत डीप काम कर रहे हैं, शैलो काम कर ही नहीं रहे। तो अभी हम ना मतलब इसमें बहुत एक्साइटेड है ब्लैक में, एंड मतलब मोर विल कम एज द ईयर गोस बाय। ठीक है। अगर मैं पैसों की बात करके चलूँ फंडिंग रेज के टाइम पे, तो पहले स्टार्टिंग में तो बूटस्ट्रैप थे, तो कब वो स्टेज आई जब आपने सोचा यार पैसे रेज करने हैं? हाँ, सो साहिल, फिर क्या, द स्टेज व्हिच हैपेंड वाज वी सॉ लाइक अ यूएस कंपनी कम इनटू द टैक्स स्पेस इन इंडिया विद फंडिंग, लॉट ऑफ फंडिंग। सो हमारे एक ओवरनाइट एक कंपेटिटर आ गया, ठीक है, इंडिया में। और वो मतलब बहुत सारे पैसे लेके आ गया यूएस से, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास थे। हम लोग तो 3 लोग बूटस्ट्रैप कर रहे थे, मतलब बिल्कुल ही पैसे नहीं थे जेब में, और वो लोग आ गए मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके, वो रोज की रोज पैसे जलाते थे और हमारा सॉफ्टवेयर कॉपी करने लगे। अच्छी चीज ये हुई कि उनके ना इंजीनियर अच्छे नहीं थे, तो उनसे कॉपी नहीं हुआ सॉफ्टवेयर।
बट अगर वो उन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से कॉपी कर लिया होता ना, बिल्कुल मतलब एकदम तरीके से, वो कर नहीं पाए, मतलब उन्होंने 5 अटेम्प्ट मारे होंगे। और उन्होंने इतनी एडवर्टाइजिंग करी कि हम तो बंद हो जाते अगर वो, मतलब तो फिर हमें लगा यार ये तो खतरनाक है, मतलब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी चीज बनाते हैं, फिर ये लोग मतलब बाहर से आए हैं और ये मतलब कॉपी करके आगे निकल जाएंगे। तो हमें लगा कि देन वी नीड गाइडेंस एंड फंड रेजिंग। सो वी देन लाइक वेंट, फिगर्ड कि इंडिया में अगर जाएंगे ना फंडिंग रेज करने, उस टाइम पे बहुत ज्यादा फंडिंग और राउंड्स नहीं होते थे। मतलब सबसे बड़े राउंड आप सुनेंगे, सीरीज ए हुआ है किसी का $2 मिलियन का, जो आजकल मतलब आजकल बहुत चेंज हो गया है। सो दैट वाज द सिनेरियो इन व्हिच वी वर, सो वी सेड कि ना बाय कॉम्बिनेटर जाते हैं, we will go to the original source of like the entrepreneurship that I did. So then we went there and then we raised money after YC. तो फर्स्ट मनी उनका जो वो 70 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, वो पहला मनी था हमारी कंपनी। 70 लाख रुपए मिले, कितनी इक्विटी ली थी उस टाइम पे? 7% बोले थे। अच्छा, अब स्टैंडर्ड उस टाइम पे यही था, 7-7.5% का। ठीक है, उसके बाद फिर वो मीटिंग कराते हैं इन्वेस्टर से। हाँ, वो डेमो डे बोलते हैं वहां पे। तो डेमो डे होता है 3 महीने बाद। तो वो क्या करते हो कि आप, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं एक रूम में, आप कहानी सुनाते हो कि आपका स्टार्टअप क्या करता है 2-3 मिनट में। एंड देन लाइक दोज इन्वेस्टर्स से कि वो इंटरेस्टेड है आपसे और बात करने में या नहीं है इंटरेस्ट। तो कुछ लोगों ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया, फिर हमने बात करी और फंड रेज किया। तो कितना स्टार्टिंग में कितना रेस किया था आपने? सब मिला के हमने $3 मिलियन रेज किया। ठीक है, और कितना इक्विटी चला गया था? अभी एग्जैक्ट मुझे एकदम ध्यान नहीं है, बस 15% के आसपास इक्विटी चला गया। ठीक है, उस टाइम पे ईसॉप्स दे रहे थे आप एम्प्लॉइज को हमने हमेशा ही सौंप दिए स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से। चाहे फंडिंग रेज भी ना करी हो, क्योंकि लॉजिकली उस नहीं टाइम। नहीं, फंडिंग रेज करने से पहले तो हम तीन ही लोग थे, तो हम तीनों के पास मतलब शेयर्स थे बस, और तो कोई एम्प्लॉय था ही नहीं हमारे पास। अच्छा, कोई हायर ही नहीं करते थे? पैसे नहीं थे यार, हायर कैसे करोगे? तो मार्केटिंग कैसे कर रहे थे? जैसे मैं आप देख रहा हूँ कि मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रखी है आपने, मतलब अगर आप अपने रिलेटेड, आपके रिलेटेड कुछ भी सर्च मारते हो तो आपकी साइट आ जाती है। कंटेंट लिखते थे बैठ के, मतलब अपने पहले टेक्स्ट पहले समझते थे, फिर उसको ऐसे लिखते थे कि एक नॉर्मल आदमी को समझ में आए, उसको उसके ऊपर मेहनत करते तो थे। तीनों कर रहे थे उस टाइम पे? अंकित इंजीनियर, वो कोडिंग करते थे खटाखट। मैं लिखता था पहले बहुत सारा। हाँ हाँ। एक्चुअली फिर मुझे, हमने अपना एम्प्लॉय नंबर 1 प्रीति खुराना को हायर किया, जो सी है। अच्छा। तो तो उन्होंने उनको, लेकिन हम ना पार्ट टाइम ही हायर कर पाए, हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे सैलरी देने के। हम्म। तो उनकी फिर सैलरी दिया करते थे हम। हाँ। तो उनको फिर पार्ट टाइम हायर किया। वो हम्म। शी यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम। हम्म। उनके लिए बहुत कन्वीनियंट था कि बिकॉज शी डिडंट वांट अ फुल टाइम जॉब इन द ऑफिस हम्म। एंड डिडंट वांट टू ट्रैवल। तो फिर शी स्टार्टेड लाइक कंट्रीब्यूटिंग। शी बिकेम आवर चीफ एडिटर। शी हैज बीन विद द कंपनी फॉर द लास्ट 7-8 years। हम्म। तो दैट इज हाउ द जर्नी बिगैन। तो शी वाज विद अस फॉर, लेकिन उस टाइम पे हम सब कुछ करते थे यार, सब कुछ। तो बेसिकली अब वो आपको एक टैक्स लॉ समझा देते थे, उसके बाद आप उसको क्रक्स में लिख देते थे? हम तो किताब भी पढ़ लेते थे टैक्स लॉ की। अब उसके बाद तो हम ही मतलब जैसे सीए की पढ़ाई की तरह हमने जितना उतना ही कर लिया होगा। फिर उसके बाद उसको आप लिखते थे, फिर वो रिव्यू करते थे, फिर वो डालते थे। तो यहाँ पे कोई टेक्निकल भी देख रहा था, एसईओ टाइप्स? एसईओ टेक्नोलॉजी वाइज हम तीनों को समझ में आता था, तो वी यूज्ड टू मेक श्योर कि ना हम एसईओ की गलतियां नहीं करें। बट हम लोग ना एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करते थे, विच बिकेम अ सुपर पावर। क्योंकि गूगल ने क्या किया कि गूगल ने धीरे धीरे ना जिनका कंटेंट अच्छा है उनको ऊपर लाना लाना चालू कर दिया, और जो कंटेंट फार्म्स थे उनको हटा दिया। तो हमारा तो कंटेंट अच्छा होता था, हम जीरो गिमिक, जीरो वो कंटेंट पे फोकस करते थे। बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए लाइफ में, बस उसकी वजह से हम आगे चले तो गए। ये ग्रोथ कब आई, कब दिखी आपको ये ग्रोथ? आती गई है ग्रोथ, लोग पढ़ते जाते थे, मतलब हम लोग, लेकिन हम ना ऑब्सेस थे कि अच्छा कंटेंट डालेंगे। इंडिया में ना लोगों को टैक्स, ये फाइनेंस, इसका कंटेंट ही नहीं है। तो हमें फर्क नहीं पड़ता था ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, हमें पता नहीं था ग्रोथ आएगी। तो उस टाइम पे आपको किक किससे मिल रही थी? एक्टिव यूजर्स से, कि वेबसाइट पे कितने एक्टिव यूजर्स है जो ब्लॉग से आ रहे हैं, या फिर जो आपकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं टैक्स फाइलिंग वाली वगैरह वगैरह, या फिर रेवेन्यू कितना आ रहा है? नहीं, किक तो वो होता था कि ये लोग कितनी टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, उससे किक मिलता था। क्योंकि ना हमें ये दिखने लग गया था कि लोग ऑर्गेनिकली ना, ऐसे लगता था मेला लगा है और लोग आ रहे हैं। तो मतलब तो हम तो मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं आता था हमें। हमने तो अपना मतलब पहले कोड लिख के सर्वर ऊपर करके इंटरनेट पे कुछ डाला है। एंड बट वी यूज्ड टू सी यूजर आ रहे हैं, तो उससे किक आने लगा कि ना ये तो ग्रो होने लगा है, यूजर्स आने लगे हैं। मतलब इट यूज्ड टू बी सच अ प्लेजर टू सर्व सो मेनी इंडियंस ऑन सच अ टॉपिक लाइक टैक्सेस। तो मुझे याद है एक कहानी बताता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा। एक 70 ईयर ओल्ड अंकल ने मतलब हमें ना एक हैंड रिटन चिट्ठी लिखी कि ना मैंने अपनी लाइफ में ना अपना पहली बार अपने अपने आप टैक्स फाइल किया है। और उन्होंने एक 2,000 रुपए का चेक भी डाल दिया साथ में कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। वो कब की चेक बात है अभी ये? भी हमारे पास फ्रेम। 2012 या 13 की बात है ये, मतलब चिट्ठी लिख दी उन्होंने।
मतलब हमारे घर पे आ गई, मतलब फीलिंग ही बहुत अलग होगी ये तो। अरे वो फ्रेम करके रखते थे हम लोग चिट्ठी को, मतलब कि मतलब ये हम्बल बिगिनिंग्स थी एकदम। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई कई एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं। मतलब यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देख रहा है, किसी की लाइफ में कोई चेंज आया या किसी के बिजनेस में कोई फर्क पड़ा तो वो कुछ लिख के भेजता है या कुछ भी करता है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। चिट्ठी तो कभी नहीं आई, पर मेल्स आ जाते हैं, कॉल्स आ जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ जाती है। हम तो वो अलग ही फीलिंग होती है एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ टीममेट ऑफ दैट। तो उसमें मतलब जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, मतलब लोग एक दूसरे को बताते थे साहिल, मतलब उसी से ग्रोथ आती थी, एक दूसरे को बताते थे क्लियर टैक्स है यार, उससे करेंगे। और मतलब फिर हम कहानियां सुनते थे लोगों से कि ना पूरे पूरे ऑफिस में जैसे लोग काम कर रहे हैं, टीसीएस में, इन्फोसिस में 40 लोगों की ना ऐसे रो है, मतलब पूरी जो उसकी होती है ना क्यूबिकल लगे होते हैं, लोग काम कर रहे हैं, 40 की 40 स्क्रीन पे क्लियर टैक्स खुला है, टैक्स फाइलिंग चल रही है। तो मैंने कहा हमने कुछ तो किया। और इसमें आपने कुछ रेफरल इंजन भी लगा रखा था कि अगर कोई किसी को रेफर करता है तो कुछ देंगे। हाँ, तो रेफरल इंजन हमने शुरू में तो हमारे पैसे नहीं होते, तो रेफरल इंजन नहीं था। फिर हमने रेफरल इंजन चालू किया 30 रुपीज से, 20 रुपए से। फिर हमने बीच में बिटकॉइन भी बांटे रेफरल में, कब की क्योंकि बात हमें है? ना बिटकॉइन 2014 की। या मेरे को भी दे देते यार 2-3 बिटकॉइन। अब मैंने थोड़े से रख लिए होते तो मेरा भी अच्छा हो जाता। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मतलब आपने पहला राउंड फंडिंग का रेस किया, पैसा आ गया, टीम हायर कर ली। हाँ, टीम बहुत ज्यादा हायर नहीं करी। फिर हम पहले लोग दिल्ली में होते थे, दिल्ली एनसीआर में। फिर हमें रियलाइज हुआ कि ना दिल्ली में नहीं हम इंजीनियर हायर कर पाएंगे। और ना हम लोग ना एक 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 छोटा सा घर था, उसको रेंट करते थे पहले, ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद हमने मतलब धीरे धीरे 3 फ्लोर रेंट कर लिए, और हमारे सारे एम्प्लॉय वहीं रहने लग गए। तो बहुत ही मस्ती होती थी, सब लोग वहीं काम कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, मतलब। और ना क्या होता था कि हम बोलते थे नहीं यहाँ पे और लोग नहीं रह सकते थे, लेकिन रह सकते हैं, ठीक है लोग, क्योंकि जो हम हायर करते थे बहुत ज्यादा लोग हायर नहीं किए थे, 20 लोग हो गए होंगे हम। वो ना कहीं गद्दा डाल के सो जाते थे। तो मतलब वो होने लग गया था कि ना दिन में खाना बन रहा है तो 16 लोगों का खाना बन रहा है, मतलब उसी में, मतलब वो अब एक ही बिल्डिंग में, मतलब किसी तरह मतलब चल रहा है काम। बगल में आंटी वांटी जो रहते थे नेबरहुड में, वो पूछते थे आप लोग ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, क्योंकि मतलब यंग लोग आते थे जो कोड लिखते थे या फिर मतलब सेल्स वाले होते थे, तो बहुत ही मतलब सारा मेल स्टाफ था? नहीं, मेन एंड विमेन थे। विमेन ऑब्वियसली हम वी यूज्ड टू इंसिस्ट वी नॉट स्टे इन दैट कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑब्वियसली वी हैव बीन वेरी गुड विद डाइवर्सिटी फ्रॉम डे जीरो। तो वो बहुत अच्छा रखा, कभी भी ऐसे नहीं फील हुआ कि ये लड़के लोग भर दिए, मतलब ऐसा नहीं था। तो पैसा आने के बाद क्या किया आपने? प्रोडक्ट को डेवलपमेंट फास्ट करी? हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हायर किया, मेड एक्चुअली वी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स विद मतलब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हमें आती नहीं थी, क्योंकि हम तीनों ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर थे। तो शुरू का टाइम तो हमारा बहुत वेस्ट हुआ कि इंजीनियरिंग को बिल्ड कैसे करें, बनाएं कैसे। तो जब तक बैंगलोर नहीं आए तब तक तो अच्छी इंजीनियरिंग, तब तक टीम ही नहीं थी, मतलब मोस्ट ऑफ द कोड फिर मैं ही और अंकित ही लिखते रहते थे। तो वो थोड़ी हमारी गलतियां रही कि ना वी शुड हैव लाइक फिगर्ड आउट लाइक हाउ टू हायर। तो बैंगलोर आने के बाद चीजें चेंज हुई। बैंगलोर आने से पहले ना हम लोगों ने क्या गलती करी कि दिल्ली में हायर करने की कोशिश करते थे, बहुत यंग प्रोग्रामर हायर करते थे जिनको एक्सपीरियंस नहीं था कोड लिखने का, सर्वर स्केल करने का, तो उनको हम ट्रेन करते रहते थे, बहुत टाइम चला जाएगा उन चीजों में। तो वो हाइंडसाइड में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, हमें लगा वो गलती है, क्योंकि हमें जो कैपिटल आई थी उससे मोर सीनियर इंजीनियर्स थोड़े से लाते कंपनी में, जिन्होंने स्टार्टअप्स में काम किया, उससे थोड़ी सी बेटर। तो वो हमने करना चालू किया, लेकिन जब तक हमने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट नहीं डाली ना, कि एक बंदे को नहीं लाए, हम फ्लिपकार्ट से लाए थे किसी को जो सीनियर था, जिसने ना टीम्स चलाई हुई थी 40-50 लोगों की। तो उसके आने के बाद स्टेबिलिटी आई। उससे पहले तक ना हम लोग मैनेजर ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं होता था कि ना लोगों को काम कैसे देना है, काम कैसे कराना है, मतलब लोग कभी ऑफिस आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमें पता ही नहीं कि उनको बोले क्या कि टोके ऑफिस आओ, नहीं आए हो, सब बहुत ही मतलब वो रहता था। एक दो को इंटरेस्ट आ जाता है ना, फिर बहुत सारों को इंटरेस्ट आ जाता है। वो महाराष्ट्र में रहता है, उसकी हिंदी वीक है, इंग्लिश उसको आती नहीं है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और मराठी अच्छी बोलता है बाबू। अब उसको फंडिंग रेस करनी है, अब क्या करें? एक बंदी से दूसरी बंदी, मतलब ऐसे ही होता है स्टार्टअप। उनको इंटरेस्ट आ गया, आपको उन्होंने टर्म शीट दिया, उसके बाद ऑल थ्री विल ट्राई टू कन्विंस यू टू टेक देयर मनी।